मूल विधि का पहला लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं हम यूपीएसआई 9534 पदों के लिए। तो क्लास सबसे पहले आपको ये समझना है कि मूल विधि का मतलब होता क्या है। मूल विधि का मतलब होता है वह कानून जो आम पब्लिक के लिए लागू होते हैं। आम जनता बोल सकते हो, आम जनता के लिए लागू होते हैं और इनका लागू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये जो नियम है वो लागू नहीं होंगे तो हो सकता है कि सोसाइटी में कुछ परिवर्तन आ जाए। जैसे अगर मैं आपको बात करूं एक चौराहे से अगर मैं आपको बात करूं, जैसे हम अपनी बात कर लेते हैं ट्रैफिक चौराहे की बात कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि ट्रैफिक चौराहे में एक रोड गया है सोनेपुर की तरफ, और एक रोड गया है हमारा पहाड़ी की तरफ, और एक रोड गया है हमारा बांदा की तरफ, और दूसरा रोड गया है हमारा प्रयागराज यानी इलाहाबाद की तरफ। अब जरा मुझे क्लास ये बताइए कि इस चौराहे में अगर नियम और कानून ना लगाए जाएं तो इससे क्या बदलाव हो सकता है। अगर इस चौराहे में हम नियम ना लगाएं, कोई भी कानून ना लगाएं, ट्रैफिक पुलिस ना यहाँ पे काम करे, तो हो सकता है कि जो सोनेपुर से गाड़ी आ रही है, जो पहाड़ी से गाड़ी आ रही है, जो बांदा से गाड़ी आ रही है, जो प्रयागराज से गाड़ी आ रही है, हो सकता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रैफिक जमा हो जाए। और ट्रैफिक जमा होने की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ वाला इलाका हो जाए और कोई भी नियम कायदे से कोई काम ना करे। हो सकता है एक्सीडेंट भी ज्यादा हो सकता है कि यहाँ पर आपस में जो लोग हैं वो एक दूसरे की गाड़ी निकलवाने के चक्कर में या खुद की उनकी गाड़ी फंस सकती है वहां पर, जिससे एक दूसरे से वो मार सकते हैं, मार धाड़ कर सकते हैं। अगर क्लास समझिएगा, अगर यहाँ पर कोई नियम और कायदे कानून नहीं है तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो सकता है, यहाँ पे लोग लड़ सकते हैं, यहाँ पे दंगे फसाद हो सकते हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकते हैं। इन ट्रैफिक चौराहों का या फिर कोई भी चौराहा या कोई भी स्कूल, इनका इस्तेमाल कौन करता है? आम जनता इस्तेमाल करती है। तो सीधी सी बात है, अगर आम जनता इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आम जनता की सेफ्टी रहे, आम जनता की सुरक्षा रहे, आम जनता की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, इसलिए हमारे संविधान के माध्यम से कुछ नियम बनाए जाते हैं और वह नियम आम जनता पर लागू किए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मूल विधि। जैसे हम अपनी एकेडमी की ही बात कर लेते हैं। अगर इस एकेडमी में एक नियम ना हो, नियम कि जैसे आपको 8 बजे आना है, 11 बजे तक आपका लेक्चर चलेगा, 11 बजे आपको घर से जाना है, अगर ये नियम ना हो तो बहुत सारे स्टूडेंट में ये रहेगा कि हमें एकेडमी पहुंचना कितने बजे है, क्लास कितने बजे चलेगी। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कोई नियम नहीं बनाया, जब हमारे टीचर आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ा के चले जा रहे हैं, पढ़ा के आ चले जा रहे हैं, जैसे ही उनका मन कर रहा है आके पढ़ा के चले जा रहे हैं, आपको भी नहीं पता चल पाएगा कि टीचर कब आया, पढ़ा के चला गया, ना हमें पता लग पाएगा कि टीचर कब आया है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक नियम बनाना पड़ेगा कि सभी स्टूडेंट और सभी टीचर कितने बजे पहुंचे? 8 बजे पहुंचे, और 8 बजे से लेक्चर शुरू हो जाएगा कितने बजे तक? 11 बजे तक, और 11 बजे तक सभी टीचर और सभी स्टूडेंट जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ नियम बनाया, और नियम से जो सोसाइटी है वो सिस्टमैटिक चलने लगी। अब जैसे मैं छोटे से स्कूल की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल है, अब स्कूल में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल है, स्कूल में क्या होता है बताइए? शिक्षा ग्रहण होती है। अब शिक्षा तो ग्रहण होती है, लेकिन शिक्षा ग्रहण होती है किसके द्वारा? शिक्षकों के द्वारा। और ग्रहण करने वाला कौन होता है? छात्र। और छात्र क्या है? एक आम जनता है। अब ये बताइए, जैसे स्कूल का खुलने का समय, स्कूल के खुलने का समय और स्कूल के बंद होने का समय, और स्कूल में बच्चे आने का समय और बच्चे जाने का समय अगर ये निर्धारित नहीं है तो क्या हो सकता है? बच्चे अपनी मनमर्जी से आ सकते हैं, टीचर अपनी मनमर्जी से आ सकते हैं। यानी हो सकता है कि टीचर पहले आ जाए, बच्चे बाद में आए, हो सकता है कि बच्चे पहले आ जाए, टीचर बाद में आए। तो ये क्या होगा? मिसमैच हो जाएगा। अब मिसमैच हो जाएगा, नतीजा क्या? मिसमैच हो जाएगा, नतीजा क्या? अब जब इतना सारा मिसमैच हो जा रहा है तो हमारा क्या हो सकता है कि कोई कायदे कानून नहीं है, इसलिए जो हमारा सिस्टम है वह प्रॉपर नहीं चल सकता। और अगर हमारा सिस्टम प्रॉपर नहीं चल सकता, नतीजा क्या होगा? इररिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ना शिक्षा अच्छे से ग्रहण हो पाएगी और ना शिक्षण अच्छे से मिल पाएगा। ठीक है, इसीलिए बनाए जाते हैं नियम, कायदे और कानून। तो यहां से आप बोल सकते हो मूल विधि का मतलब होता है कि वह कानून जो आम जनता को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, आप बोल सकते हो आम जनता को एक सेफ्टी प्रदान करते हैं। अब जैसे हम एक सोसाइटी की बात करें,
सोसाइटी में छोटे बहुत अपराध, छोटे बहुत क्राइम, छोटे मोटे क्राइम तो होते ही रहते हैं। अब ऐसे मैं बात करूं, एक सोसाइटी है, सोसाइटी में चोरी हो गई, सोसाइटी में चोरी हो गई, और चोरी हो जाने के बाद, सोसाइटी में चोरी हो जाने के बाद अब ऐसे मान लीजिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना वहाँ पर पुलिस है, ना वहाँ पर कानून है, ना वहाँ पर नियम है। तो अगर सोसाइटी में चोरी हो गई तो एक खौफ का माहौल पैदा हो जाएगा लोगों के बीच में कि आखिरकार हम रहें तो रहे कैसे। वो क्या करेंगे, अपना सारा सामान घर में रखने की कोशिश करेंगे और रात में वह ढंग से सो नहीं पाएंगे। नतीजा क्या होगा कि एक आप बोल सकते हो कि खौफ वाला माहौल पैदा होगा। और खौफ वाला माहौल मतलब कि ना अच्छे से सो सके, ना अच्छे से जी सके। तो इसलिए संविधान में क्या उल्लिखित है कि जो चोरी करेगा, अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए कि जो चोरी करेगा उसको जेल हो सकती है, उसको काफ़ी ज़्यादा दंड दिया जा सकता है, उसे जुर्माना दिया जा सकता है। अब इसके लिए चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, पुलिस का प्रावधान किया गया है। अब पुलिस देखिए, पुलिस गश्त लगाती है, पुलिस के कुछ नियम है कि हमें कौन कौन से इलाके में कितने बजे तक ड्यूटी देनी है। इससे क्या होता है कि एक सोसाइटी में डर पैदा होता है, लोगों के बीच में एक डर पैदा होता है कि अगर हम ये कोई कृत्य करेंगे तो कृत्य करने की वजह से हम पे सजा मिल सकती है। नतीजा क्या होगा, भविष्य में मिलने वाली सजा की वजह से हम डरेंगे, और डरने की वजह से वह कृत्य करने के लिए 4 बार 10 बार सोचेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई सोसाइटी है, कोई मोहल्ला है, ठीक है, जैसे नंदू का मान लो तो तरौहा मोहल्ला है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, और दो लोगों के बीच में जो लड़ाई हुई है उसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे हथियार का वार कर दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब ये बताइए, अगर उस सोसाइटी में कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई दंड संहिता नहीं है, तो ऐसे तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे की जान लेने में तुला रहेगा। और नतीजा कि जो एक सोसाइटी है, सोसाइटी में बड़ा खौफ वाला नज़रिया पैदा हो जाएगा। जैसे कि थोड़ा सा भी विवाद हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, लोग एक दूसरे को मारने में उतारू हो जाएंगे। अभी आप हाल ही में देखा होगा, यहाँ पे चक्रेही चौराहा में एक भाई ने अपने ही भाई को गोली मार दिया, ये बोल के कि भाई उसे कार नहीं दे रहा था, उसे गाड़ी नहीं चला रहा था, गाड़ी नहीं चलाने दे रहा था, चाबी नहीं दे रहा था गाड़ी की, तो अपने ही भाई पे गोली मार दी। अब देखिए, अगर ऐसा माहौल रहा कोई बिना कानून के, तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर तो बहुत ही आम चीज़ों पर एक दूसरे पर गोली चलाई जा सकती है, एक दूसरे पर गोली मारी जा सकती है। सोसाइटी सेफ रहे, सेफ्टी में रहे, लोगों की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए लागू किया जाता है मूल विधि। ठीक है क्लास। अब देखिए, जब मूल विधि हम लागू करते हैं, मूल विधि जब लागू करते हैं तो मूल विधि में लागू करने के लिए इससे होता क्या है, मूल विधि जब लागू करते हैं तो क्या होता है, एक तो पहली बात, व्यक्तियों को उनके क्या पता चलते हैं, नियम, और उन्हें कौन से कृत्य करने हैं, कौन से कृत्य नहीं करने हैं, ये पता चलता है। और उनकी कुछ जिम्मेवारी होती है, और एक सेफ्टी वाला माहौल पैदा होता है, सेफ्टी वाला, ठीक है, आप बोल सकते हो सेफ्टी, सुरक्षा। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग घर में रहते हैं, हमारे संविधान के हिसाब से आईपीसी बनी हुई है, धाराएं बनी हुई हैं, ठीक है, और दंड धाराएं बनी हुई हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति, हम अपने ही मान चले, हमारे माइंड में ये चीज़ है कि हम जब कोई गाड़ी को चुराने जाएंगे, अगर पुलिस को पता लग गया तो वह हमें दंडित कर सकती है, हमें दंड दे सकती है। तो हम क्या करेंगे कि उस चोरी को करने से 10 बार 2 बार सोचेंगे, और सोचेंगे नतीजा कि जब हम भविष्य का परिणाम देख लेंगे, ठीक है, तो हम उस कृत्य को नहीं करेंगे। नतीजा जो सोसाइटी है उसमें एक सेफ्टी का माहौल पैदा होगा। ठीक है। अब देखिए, बात ये होती है कि ये मूल विधि कहाँ से आई है, कौन से नियम ने इसको बनाया है। तो मैं आपको क्लास बता दूं, सबसे पहली बात, कोई भी देश, कहीं का भी देश, सब जनता के ऊपर जो प्रभावी होता है वो होता है वहां का संविधान। तो जैसे अगर मैं बात करूं भारत का संविधान, तो भारत का संविधान ये जो हमारा है, ये है हमारा सुप्रीम
सुप्रीम लॉ। ये सुप्रीम लॉ कैसा है कि पूरे जनता पर लागू होने वाला कानून, कोई भी जनता इस कानून से बड़ी नहीं है। यानी अगर हम अपने घर से बाहर या अपने घर के अंदर रह रहे हैं तो हम किसके हिसाब से चल रहे हैं? भारत के संविधान, जो हमारे भारत का एक सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ आप बोल सकते हो उच्चतम नियम। क्या बोल सकते हो? उच्चतम नियम, या फिर आप बोल सकते हो सर्वोच्च नियम। सर्वोच्च नियम। अब क्लास देखिए, ये जो हमारा सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ के बाद ही हमारी आईपीसी आई है। आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड। इसकी वजह से अब ये आईपीसी क्या है? संविधान के तहत बनाई गई कुछ धाराएं कि जो व्यक्ति या सोसाइटी का कोई व्यक्ति कुछ अगर गलत कृत्य करता है तो उसको हम इसके हिसाब से दंडित करेंगे, ताकि हमारी सोसाइटी में एक सेफ्टी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का माहौल बन सके। यानी अगर प्रश्न आता है कि नियम की बात करें, अगर आपके यूपीएसआई में एग्जाम में एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि अगर नियमों की बात करें तो सबसे सर्वोच्च नियम, सबसे सर्वोच्च कानून क्या होता है? तो वहां पर आपका आंसर होगा भारत का संविधान। अगर भारत का संविधान नहीं भी आता है तो ओनली क्या? संविधान। संविधान के नीचे फिर हमारे बाकी अन्य कानून आते हैं। और हमारे कुछ कानून ऐसे होते हैं कि जिनको संविधान संशोधन की जरूरत होती है, और कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती। तो जिन कानूनों को संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती वो स्वतः एक डिपार्टमेंट से लागू किए जा सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं मूल विधि। अब जैसे मान चलिए कि चोरी करने का क्या दंड होता है, ठीक है, रेप करने का क्या दंड होता है, अब और भी ऐसे गलत कृत्य करने के क्या दंड होते हैं, वो हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन संविधान में आईपीसी के माध्यम से उल्लेखित है। अब ये जो आईपीसी के रूल बनाए गए हैं ये कि संविधान संशोधन के तहत नहीं बनाए गए हैं। ये जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में अलग अलग कृत्य होते गए और कौन सा कृत्य कितना गहराई का है उसके हिसाब से रूल बनते गए, और उसी रूल के हिसाब से सजा, जुर्माना, या फिर जैसे आपने देखा होगा सजाए मौत। आपने अभी देखा होगा कि 2012 16 दिसंबर में जो निर्भया कांड हुआ था, उसके दोषियों को मृत्यु दंड 2020 में दिया गया, और 2020 में दिया गया। देखिए, फांसी की सजा उन्हें सुनाई गई। अब जिस तरीके से उनका कृत्य था उसी तरीके से उनको आगे दंडित किया गया। क्लियर है क्लास? अब देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि हम मूल विधि को लागू क्यों करते हैं। जो हमारी मूल विधि है इसको हम लागू क्यों करते हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो स्कूल है, स्कूल में अगर ना कोई टाइमिंग है, ना कोई टीचर का आने का टाइमिंग है, ना बच्चों के आने का टाइमिंग है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? अव्यवस्था। क्या हो सकती है? अव्यवस्था। अब ये बताइए, स्कूल मैंने क्या बताया आप लोगों को? जब टीचर आ रहा है तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, जब बच्चे आ रहे हैं तो टीचर नहीं आ रहा। ये ऐसे कैसे हो रहा है? क्योंकि स्कूल वालों ने कोई नियम बनाए ही नहीं है। एक ट्रैफिक चौराहे का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर ट्रैफिक चौराहे में ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करेगी तो कोई भी आके गाड़ी सीधे ले जा सकता है, टर्न मार सकता है, लेकिन अगर एक कायदे कानून नियम बनाए जाए तो वही अव्यवस्था बदल सकती है व्यवस्था में। तो आप सीधे से यहां बोल सकते हो कि अव्यवस्था को सही करने के लिए हमें मूल विधि को लागू करना पड़ता है, अव्यवस्था को सही करने के लिए। क्लास ठीक है? ये यूपीएसआई के पेपर में काफ़ी बार एग्जाम आया है कि मूल विधि का लागू करने का मुख्य कारण क्या होता है। तो बस सिंपल सा एक आपको कथन ले देना है। क्या ले देना है? कि अव्यवस्था को सही करने के लिए मूल विधि को लागू किया जाता है। ठीक है क्लास? इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है? अब देखिए, बात यह है कि व्यवस्था और अव्यवस्था, इन दोनों में फर्क कैसे करें। अव्यवस्था और व्यवस्था, जब अव्यवस्था होती है तब गलत कृत्य होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जब सोसाइटी में व्यवस्था होती है तब जो कृत्य होते हैं उनके जो गलत कृत्य होते हैं उनके चांसेस कम होते हैं। नतीजा कि सेफ्टी रहती है। किसकी सेफ्टी? आम जनता की सेफ्टी। ठीक है क्लास? अब देखिए,
हम लोग चौराहे में निकलते हैं और जब कोई वीआईपी एक चौराहे में निकलता है तो बहुत फर्क होता है। जब वीआईपी एक निकलता है तो उसके लिए सिक्योरिटी दी जाती है, कुछ नियम और कायदे कानून तत्काल बदल दिए जाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि योगी जी हैं, अब योगी जी अगर चित्रकूट में आए और चित्रकूट में आएंगे तो जितनी देर तक आएंगे कुछ हमारे चित्रकूट की व्यवस्था अलग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि जो बैनर होंगे वो सबको हटा दिए जाएंगे, जो आम जनता है वह सड़क में नहीं घूमेगी। अभी देखिए जब योगी जी रगौली जेल में आए थे, घूमने गए थे वहाँ पे, तो आम जनता को थोड़ी देर के लिए घर के अंदर कर दिया गया था। कई सारी रोड में बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। क्यों लगाया गया? क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी के आप बोल सकते हो भ्रमण के दौरान कोई अराजकता ना आ जाए, कोई अव्यवस्था ना आ जाए, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर के लिए कोई ना कोई कानून लगा दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? सेफ्टी हुई। किसकी सेफ्टी हुई? एक वीआईपी पर्सन की। अब देखिए क्लास, कोरोना काल आया था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन से क्या हुआ? एक जो अव्यवस्था हो रही थी वह किस में बदल गया? व्यवस्था में बदल गया। देखिए जब सभी लोग अपने घर में बंद रहे तो क्या हुआ? एक नियम बना कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, सभी लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या हुआ? इससे सेफ्टी प्रदान हुई। कैसी सेफ्टी प्रदान हुई? कि लोगों को जो ये महामारी फैल रही है एक लोग से दूसरे लोग तक ना पहुंचे। क्लियर क्लास? तो इसी पूरी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, सही करने के लिए हमारे जो प्रशासन है वह क्या लागू करता है? मूल विधि को। क्लियर है क्लास? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम बार बार सेफ्टी का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सेफ्टी कैसे सेफ्टी? जैसे मान लीजिए कि कोई भी सोसाइटी में एक मर्डर हो गया, और मर्डर हो गया तो सभी लोग तो सहम जाएंगे ना। जितने सोसाइटी में उस समय लोग रह रहे हैं वो सभी लोग सहम जाएंगे कि हो सकता है कल को ये कृत्य मेरे साथ भी ना हो जाए। जैसे मान लीजिए कि एक घर में चोरी होती है तो सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर होता है, भय होता है कि वही कृत्य मेरे साथ भी ना हो जाए। तो क्या हुई? सोसाइटी में एक अराजकता पैदा हुई। मूल विधि को लागू करने का एक और मकसद होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति के कृत्य को नियंत्रण करना। देखिए मूल विधि को लागू करने का एक और जरिया होता है, एक और मकसद होता है क्या? व्यक्ति के कृत्य को क्या करना? नियंत्रण करने का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। अब आप ये बताइए कि अगर संविधान के अंडर जो आईपीसी आते हैं उसमें अगर हम ये बदलाव ना करें कि जो मर्डर करेगा उसको जेल होगी, जुर्माना लगेगा, फांसी भी हो सकती है, तो क्या होगा? क्या उसका कृत्य नियंत्रण होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन अगर ये धाराएं आ जाए कि जो भी मर्डर करेगा उसको 10 साल की जेल होगी, 10-12 लाख का जुर्माना होगा, ऐसा अगर नियम बना दिया जाए तो वह कृत्य उसका नियंत्रण किया जा सकता है। जरा बताइए, बिल्कुल बताइए। ट्रैफिक चौराहे में जब नियम लागू हुआ कि दाएं से मुड़ना है, बाएं से मुड़ना है, रेड लाइट में रुकना है, ग्रीन लाइट में जाना है और येलो लाइट में देखना है इधर उधर, तो जब हमने ये लागू किया तो एक तरीके से हमने बोला कि हमने जो व्यक्ति हैं उनके कृत्य को क्या किया? नियंत्रण किया। अभी जैसे देखिए हेलमेट, बहुत सारे लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं ये सोच के कि हम हवाबाज हैं, शाहरुख खान है, सलमान खान है, बाल हमारे उड़ते हैं जब हम गाड़ी चलाते हैं, है ना, और लोग देखते हैं तो बोलते हैं अच्छा लगता है, क्या हीरो लग रहा है। ऐसा क्या? सोसाइटी ने क्या किया? पुलिस ने क्या किया? अब पुलिस किसके लिए है? आम जनता के लिए। आम जनता के भी किसके लिए? कृत्यों को नियंत्रण करने के लिए। अब कृत्य नियंत्रण होंगे तो क्या आएगी? सेफ्टी। और सेफ्टी आएगी तो मतलब जीने का जो अधिकार है वो हमारा बरकरार रहेगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि पुलिस ने यहां पे बता दिया कि भाई जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसको हम चालान काटेंगे। ठीक है, उसको हम चालान काटेंगे। तो देखिए पहले जो अपने आप को शाहरुख खान, सलमान खान समझते थे, बुलेट में चलते थे बिना हेलमेट लगा के, ये सोच के कि मैं अच्छा लग रहा हूं, अब वो हेलमेट लगा के चल रहा है। यानी पहले का कृत्य क्या था उसका? बिना हेलमेट लगा के चलना। आपका कृत्य क्या है उसका? आपका कृत्य क्या है उसका? कि हेलमेट लगा के चल रहा है। यानी हमने उसके पिछले वाले कृत्य से अब के कृत्य को नियंत्रण किया। तो आप ये भी बोल सकते हो कि मूल विधि का एक और मतलब क्या होता है? व्यक्ति के कृत्यों को नियंत्रण करना। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोचिंग में हमारा कोई टाइमिंग नहीं था। मान लीजिए कि कोचिंग में हम आपको बेहिसाब टाइमिंग है, कोई टाइमिंग नहीं है, जब आपका मन है आओ, जब आपका मन है जाओ। ठीक है, ये चीज था।
ये एक कृत्य था, लेकिन हमने बोल दिया कि 8 बजे से आपको कोचिंग में आना है और 11 बजे से जाना है। अब सभी स्टूडेंट 8 बजे आते हैं, 11 बजे जाते हैं, तो हमने आपके किए हुए कृत्य को नियंत्रण किया। यानी यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि अगर प्रश्न में पूछ लेता है कि मूल विधि लागू करने से क्या फायदा होगा, तो आप सीधे बोल सकते हो व्यक्ति के कृत्यों में नियंत्रण। आए क्लास समझ में? ये चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए मूल विधि, जैसे मान लीजिए कोई दूध वाला है। अब दूध वाला है, दूध गांव से दूध लेके आ रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं अगर इस दूध में ज़्यादा पानी मिला दूंगा तो क्या होगा कि दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो उसको ज़्यादा बेच लेंगे, तो ज़्यादा बेच लेंगे तो क्या होगा, फायदा होगा। तो उस दूध वाले ने क्या किया कि वो जब गांव से दूध ला रहा था, जब वो दूध वाला गांव से दूध ला रहा था, जैसे मान लीजिए गांव से वह अपनी टंकी में दूध भर के ला रहा है, लेकिन बीच में पड़ा एक नाला, ठीक है, और उस नाले में उसने दूध में मिलाया नाले का पानी, ठीक है, ज्यादा करने के लिए। तो नाले का पानी मिला दिया, और नाले का पानी मिलाने के बाद अनु को भेज दिया उसने, ठीक है। अब अनु को भेज दिया तो क्या हो गया भाई साहब, उसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, उसकी तबीयत खराब हो गई और वह सोनीपुर अस्पताल में जाके दिखाने लगी, ठीक है, ठीक है। वो कहाँ गई, हॉस्पिटल गई, ठीक है, हॉस्पिटल गई। अब देखिए कृत्य, देखिए ये एक कृत्य है कि जो दूध वाला है गांव से दूध लाया, नाले में उसने पानी मिलाया, 10 लीटर का 15 लीटर कर दिया, और अनु ने उसको किया तो बीमार हो गई और हॉस्पिटल चली गई, ठीक है। अब देखिए ये कृत्य तो था। अब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो क्या ये क्या है, क्राइम है। कैसे क्राइम है, जब उसने गांव वाले ने दूध में नाले का पानी मिलाया और अनु ने जब उसको पिया तो उसकी तबीयत खराब हुई, और इतनी भयंकर तबीयत खराब हुई कि उसके जीने मरने के लाले लग गए। और जीने मरने के लाले बन गए तो ये बताइए जीने के अधिकार का हनन हुआ कि नहीं, बताइए जीने के अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। जीने के अधिकार का हनन हुआ। और जीने का अधिकार हमारा क्या है, मौलिक अधिकार। तो संविधान हमारा कहता है कि अगर आपके जीने के अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक कृत्य ही तो था, ये एक कृत्य ही तो था। अब ये कृत्य, अगर इस कृत्य के दोषों से, दंड से ये दूध वाला परिचित नहीं होगा तो यह ऐसे कृत्य करेगा, और जिससे सोसाइटी में अराजकता पैदा हो सकती है, यानी सेफ्टी नहीं रही। अब सेफ्टी नहीं रही, लोग मर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अनु ने नहीं पिया दूध, उसकी बर्फी बना दी और हमें खिला दी, तो हम भी तो मर सकते हैं, और हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, है ना, ये चीज़ है। तो बताइए इस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, आईपीसी धाराएं लागू हुई कि भैया अगर मिलावटखोरी करते हो तो जेल हो सकती है, आपका धंधा बंद हो सकता है, आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। आप ही देख लीजिए कई सारे जब जन्माष्टमी का माहौल आता है, दिवाली का माहौल आता है और होली का माहौल आता है, तो कई सारे विभाग वाले छापे मारते हैं, ठीक है। फूड विभाग वाले छापे मारते हैं दुकानों पर, और पता लगाते हैं कि यहाँ पर 250 किलो, ठीक है, नकली खोया पाया गया, इतना नकली दूध पाया गया, यूरिया वाला दूध पाया गया, ठीक है। अब आप ये बताइए कृति तो है, गलत कृति तो है। अब इनसे सरकार को, आम जनता को ऐसे कृत्यों से बचाना है। अब देखिएगा ये नाले का जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये सच बात है। एक बार न्यूज़ में आया था, और एक बार जहां हम दिल्ली में रहते थे वहां भी था कि भाई साहब अपना दूध बढ़ाने के लिए उसने नाले का पानी मिला दिया था, और ऐसा हुआ भी था, और मजे से लोग चाय बना के पी गए उसे, ठीक है। ये चीज हुआ क्लास, आए समझ में। अब देखिए गांव वाले ने यहाँ पे कौन सा कृत्य किया, बताइए, मिलावटखोरी ना, बताइए मिलावटखोरी। अब मिलावटखोरी जिस तरह का क्राइम है उसी तरह पे उसका दंड दिया जाएगा। हो सकता है उसका लाइसेंस बंद कर दिया जाए, हो सकता है उसे जेल भेज दिया जाए, हो सकता है उसको जीने के अधिकार का हनन करने की वजह से आजीवन कारावास दे दिया जाए। अब बताइए सोसाइटी में अगर किसी को ये डर रहेगा तो वो कृत्य करेगा, कृत्य करने से बचेगा, यानी सोसाइटी का क्या, आम जनता का क्या होगा, सेफ्टी रहेगा, ठीक है। और ये दूध वाले पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, जिम्मेवारी बनेगी कि भैया अगली बार से दूध में नाले का पानी नहीं मिलाना है, डंडे पड़ सकते हैं, नल का मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब देखिए क्लास
मूल विधि जब लागू हुई इस दूध वाले के ऊपर तो इसने क्या सीखा उससे कि पानी नहीं मिलाना है, पुलिस के डंडे पड़ सकते हैं, है ना, ये चीज़ है। यानी उसके अंदर क्या आया, नैतिकता आई। क्या आई उसके अंदर, नैतिकता। नैतिकता का मतलब एक तरीके से नियमित तरीके से चलना। अब वो क्या करेगा कि जब उसका ये कृत्य साबित हो चुका है तो वह पानी अब नहीं मिलाएगा, वो शुद्ध दूध देने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि एक बार का वह अब भुक्तभोगी हो गया है अगर उसे जेल हुई है। क्लियर क्लास? तो देखिए, समाज की सेफ्टी के लिए, जिम्मेदार बनने के लिए, नैतिकता लाने के लिए, समानता लाने के लिए, कार्यों के प्रति उत्तरदायी रहने के लिए और मॉरल कैरेक्टर हाई करने के लिए, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारा मोरल हाई है, मेरा मोरल डाउन हो गया है, ठीक है, मोरल हाई है। अब ये बताइए, अनु ने ये मिलावट वाला दूध पिया, ठीक है, तो जहाँ वो मछली नहीं खाती है और उसमें नाले की वजह से उसमें मछली भी पड़ गई, ठीक है, तो क्या हुआ जरा बताइए, नॉनवेज खा लिया उसने, है ना, मछली खा लिया तो नॉनवेज खा लिया, है ना। यानी एक तरीके से जहाँ पर वह संविधान के हिसाब से यह मानती थी कि मेरी उपासना भगवान के प्रति है और भगवान बोलते हैं कि कोई भी मीट और मच्छी नहीं खाना है, लेकिन दूध वाले ने उसे खिला दिया, तो उसके दो अधिकारों का हनन हुआ, एक जीने का अधिकार का और एक अपनी उपासना, अपने धार्मिक उपासना के अधिकार का हनन हुआ। ये चीज़ हुआ। अब ये बताइए, उसका मोरल तो डाउन हो गया ना कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे माता, क्या जवाब दूंगी तुम्हें ऊपर, ठीक है, मैंने तो मछली खा लिया, ठीक है, ये चीज़ है क्लास। अब देखिए, अब आते हैं क्लास मूल विधि के हिसाब से, ठीक है, या मूल विधि के पार्ट में आते हैं कानून, ठीक है। कानून क्या होता है? कानून, ठीक है, कानून कुछ छोटे भी होते हैं, कानून कुछ बड़े भी होते हैं। तो क्लास, देश का सबसे बड़ा जो कानून होता है, देश का सबसे बड़ा कानून उस देश का संविधान। ध्यान दीजिए क्लास, ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, सिर्फ हमें डाउट करने के लिए। देश का सबसे बड़ा कानून होता है उस देश का संविधान, और उस देश के संविधान के हिसाब से सरकार भी चलती है और लोग भी चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारी जो सरकार है, सरकार दो तरह की सरकार है, डुअल सरकार है, एक राज्य की है और एक केंद्र की है। केंद्र की सरकार को हम बोलते हैं लोकसभा के चुनाव, और राज्य सरकार की चुनाव को हम बोलते हैं विधानसभा के चुनाव। और ये सभी हमारे पे 5-5 साल राज करते हैं, यानी हर 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा विघटित हो जाती है, नए चुनाव होते हैं। अब ये नए चुनाव हो रहे हैं, प्रत्याशी आ रहे हैं, कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, तो ये कैसे है, किसके हिसाब से? संविधान के हिसाब से ही है। यानी देश कानून, अगर कानून की हम बात करें तो सबसे जो बड़ा कानून होता है वो कौन होता है? संविधान। अगर हम अपने भारत की बात करें तो सबसे बड़ा जो कानून होगा, हमारा कानून कौन सा होगा? भारत का संविधान। क्या होगा? भारत का संविधान। कानून, देश का सबसे बड़ा कानून हमारा संविधान होता है। संविधान के दायरे में रहकर नियम बनते हैं। क्लास ध्यान दीजिएगा, जो जितने भी आईपीसी और छोटे कानून, ठीक है, और बड़े कानून ये जो बनते हैं, ये किसके दायरे में रहकर बनते हैं? संविधान के दायरे में बनते हैं। कहने का मतलब कि चाहे आईपीसी हो, चाहे छोटे कानून हो, चाहे बड़े कानून हो, यह हमारे संविधान से ऊपर नहीं है। यानी सबसे बड़ा सर्वोच्च क्या हो गया? भारत का संविधान। अगर आज हम यहाँ पर खड़े हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप फ्रीली हमारे देश से, अपने ही देश के अंदर इधर से उधर घूम रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कैसे घूम रहे हैं? क्योंकि हमारे संविधान ने आपको यह शक्ति दी हुई है। आया क्लास 1 में? अब देखिए, जैसे आईपीसी है, आईपीसी में बनाया कोई भी कानून, जैसे हत्या का कानून, ठीक है, जैसे ये बोला जाता है कि अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो आईपीसी 302 के तहत आपको सजा हो सकती है, सजा मौत भी हो सकती है, फांसी भी दी जा सकती है। तो ये जो आईपीसी 302 धारा बनी है, ये किसके तहत है? संविधान के तहत। यानी आईपीसी 302 किसके अंडर में आ रहा है? संविधान के अंदर में आ रहा है। यानी सबसे सर्वोच्च कानून कौन सा हुआ? संविधान। अब देखिए, समझिए क्लास, ठीक है, नाम दिया हुआ है मूल विधि, नाम दिया हुआ है मूल विधि, और मूल विधि आता है संविधान के अंडर में, लेकिन हमें कंफ्यूज कैसे करता है? अब जैसे मान लीजिए कि हमें ये पता है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में मूल विधि आता है, और हमारा दिमाग मूल विधि पे है, और पूछ लिया कि भारत का सर्वोच्च कानून क्या है, तो हम सीधे
आईपीसी, सीआरपीसी, इन सब में जो है टिक लगा देंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हो सकता है कि इन्हीं सबसे क्या बोलते हैं दंडित किया जाता हो, लेकिन नहीं। जब भी वो सर्वोच्च, उच्चतम, सबसे बड़ा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तब आपको सीधे यहाँ पर करना है क्या, संविधान, हमारा देश का सर्वोच्च कानून। आया क्लास? अब देखिए, जैसे संविधान और आईपीसी में फर्क क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं क्लास, संविधान और आईपीसी में फर्क क्या है। दोनों में टकराव होता है। टकराव कैसे होता है, जरा देखिए, टकराव कैसे होता है। संविधान, एक तरफ तो हमारा संविधान कहता है कि जीवन का अधिकार होगा, क्या, जीवन का अधिकार, ठीक है। और एक तरफ ये कहता है कि अगर जीवन के अधिकार का हनन होगा तो आईपीसी 302 के तहत क्या होगी, जेल हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, और क्या हो सकती है, फांसी यानी सजाए मौत हो सकती है। यानी आप बोल सकते हो कि संविधान में एक तरफ हमें जीवन का भी अधिकार मिल रहा है और दूसरी तरफ हमें मृत्यु दंड भी मिल रहा है। अब मृत्यु दंड मिल रहा है, इसका मतलब जीने के अधिकार का हनन हुआ। बताइए, आप बोल सकते हो कि एक तरफ संविधान हमें बोलता है कि जीवन का अधिकार, कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, ठीक है। और एक तरफ संविधान के आईपीसी के तहत क्या बोला जा रहा है कि अगर आईपीसी धारा 302 के तहत अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उसे जेल हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, ठीक है, मृत्युदंड हो सकता है। यानी एक तरफ जीवन दे भी रहा है और एक तरफ जीवन ले भी रहा है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क है किसका, कृत्य का, ठीक है। तो जब वह मर्डर, ठीक है, मर्डर जैसा कृत्य कर रहा है तभी तो उसे आईपीसी 302 दिया जा रहा है। अगर वह ऐसा क्राइम नहीं कर रहा है तो उसका जीवन का अधिकार बरकरार है। अब ये बताइए, कोई व्यक्ति ने अगर किसी की हत्या की है तो जिस व्यक्ति की हत्या की है उसके जीने के अधिकार का हनन हुआ, और जीने के अधिकार का हनन हुआ तो ये लो आईपीसी 302 ने उस व्यक्ति का ही जीवन ले लिया। जैसे निर्भया कांड 16 दिसंबर 2012 में निर्भया कांड हुआ था और उन लोगों ने गैंग रेप करने की कोशिश किया था, गैंग रेप किया, ठीक है। उसको क्षति पहुंची लड़की को और वो लड़की मर गई। इसका मतलब क्या हुआ, जीने का अधिकार का हनन हुआ। संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार मिलेगा, लेकिन वो व्यक्ति मर गई। अब वो व्यक्ति मर गई, वो लड़की औरत मर गई। मरने के बाद अब क्या हुआ कि उन सभी लोगों के ऊपर ट्रायल चला और ट्रायल चलने के बाद उनका दोष सिद्ध हुआ, और दोष सिद्ध हुआ तो हमारे संविधान के आईपीसी के तहत ही उन सभी दोषियों को फांसी पर लटकाया गया। यानी एक व्यक्ति के जीवन के हनन की वजह से दूसरे व्यक्ति के जीवन का अधिकार छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा क्या किया, कृत्य किया। यानी उसके कृत्य को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, उसे आईपीसी 302 के तहत क्या दिया गया, आएगा समझ में। ये इसलिए मतलब मूल विधि यानी जनता के ऊपर आम कानून लागू होना, ठीक है। अब जैसे योगी जी आए थे, ठीक है, और सबको बोल दिया गया कि घर पे रहोगे, बैरिकेड से अंदर रहोगे, ठीक है। अब मान लो कि आपकी योगी जी से पर्सनली खुन्नस है। अब उसकी सफारी गाड़ी गई और आपने एक पत्थर उठा के मार दिया, ठीक है, तो अराजकता हुई। बताइए, देश का, राज्य का इतना बड़ा नेता, मान लो कि उसके कांच में बुलेट प्रूफ ना हो, उसका सफारी का गाड़ी बुलेट प्रूफ ना हो, और आपने पत्थर मार दिया और पत्थर कांच तोड़ के चला गया, सीधे लग गया, योगी जी को लग गया। तो आपने ऐसा कृत्य किया है जो हमारे वीआईपी को मारने का काम किया है, ठीक है, और हमारे वीआईपी को चोट पहुंचाने का काम किया है। यानी आपके कृत्य को नियंत्रण करने के लिए वहाँ पर कमांडो, वहाँ पे पुलिस रहेंगे। तो जो आपने एक पत्थर मारा था वो आपको 10 पत्थर मार देंगे, ठीक है। ये चीज़ हुआ। अब देखिए, संविधान हमारा सुप्रीम लॉ होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए क्लास, जैसे हम एक आईटी एक्ट की बात करें, ठीक है, आईटी एक्ट का मतलब क्या होता है, जरा बताइए। आईटी एक्ट सेक्शन 66 2000 में सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में, समझिए क्लास, सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में आईटी एक्ट सेक्शन इसको बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आईटी एक्ट सेक्शन 66, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 66 ये कहता था कि
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म क्या होता है, जैसे फेसबुक होता है, जैसे व्हाट्सएप होता है, ठीक है, इंस्टाग्राम होता है, यूट्यूब होता है, ये सब क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पहले क्या हुआ करता था कि एक दूसरे की बुराइयां बहुत हुआ करती थी और जिससे लोग जेल जाया करते थे। जैसे आपने देखा होगा कि फेसबुक में बहुत सारी ऐसी फ़ोटो आती हैं, योगी जी का सर कहीं और लगा दिया, और आपका हमारा मोदी जी का सर कहीं और लगा दिया, इनके ऊपर जो है चुटकुले बनते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग पहले ऐसे किया करते थे, ठीक है, कि फोटो लगा देना और इधर से उधर मतलब अपनी बातों को अभिव्यक्त करना। अब जैसे मोदी जी जो है जॉब नहीं ला रहे हैं, ठीक है, निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लिखते हैं और लिखने के बाद अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो पहले क्या हुआ करता था कि जो भी व्यक्ति किसी के बारे में सोशल मीडिया पे बोलता था, गलत बोलता था, सही बोलता था, तो उसे जेल में बंद कर दिया जाया करता था। लेकिन फिर बाद में उन व्यक्तियों ने यह आरोप लगाया कि संविधान कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अगर हम अपने विचार को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ है। पहले क्या हुआ करता था कि जो भी जोक बनाया करता था व्यक्तियों का या फिर उनको बुरा कहता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो पुलिस आती थी, उनको जेल पकड़ के ले जाया करती थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इनको बोलने की। लेकिन जब उन्होंने दोबारा केस किया कि ये तो हमारा अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार, संविधान हमें अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि भारत के हर एक व्यक्ति को अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। वह अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को आईटी सेक्शन 2000 हटाना पड़ा। कहने का मतलब अब कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया में किसी को भी लेकर अपने विचार अभिव्यक्त करता है तो उसे जेल नहीं होगी। क्यों जेल नहीं होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ठीक है क्लास, तो ये भी आपको करना है। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि आईटी एक्ट 2000 किसके तहत हटाया गया? आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के तहत। क्यों हटाया गया? क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा था। ठीक है, जैसे अपने विचार व्यक्त करने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया। आया क्लास समझ में? क्यों हटाया गया? क्योंकि इसमें लोगों की अभिव्यक्ति का हनन हो रहा था, लोग अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे मान लीजिए कि योगी जी जॉब नहीं लाए हैं। अब जॉब नहीं लाए हैं तो हमें कहीं ना कहीं जॉब चाहिए, लेकिन वो जॉब नहीं लाए हैं, तो हम अपने विचार व्यक्त करेंगे कि हमने गलत किया योगी को उनके चुनाव में खड़ा करके। तो ये हमारी अभिव्यक्ति है, हमारे विचार हैं, और हमारे विचार को अभिव्यक्त करना हमारा एक मौलिक अधिकार है, जो कि हमारे भाग 3 संविधान के भाग 3 में वर्णित है। आया क्लास में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुराई करना या राय देना, ठीक है, बुराई करना या राय देना संविधान के हिसाब से है। अब देखिए क्लास, आपने किसी की बुराई किया तो क्या किया? अपना विचार ही तो व्यक्त किया ना, कि वो फलाना बेकार है, नहीं जाना, मारता है। आपने अपने विचार ही तो व्यक्त किया। अगर आप राय भी दे रहे हो कि यार इस बार जो है मोदी को नहीं लाना चाहिए, तो ये क्या है? आपकी राय ही है ना, राय दे रहे हो। जरूरी थोड़ी कि आपकी राय में मान ही लूँ, ठीक है। अब जैसे आप बोलते हो कि नहीं मैथ पहले चलाई जाए फिर ये बात चाहिए, तो आपने क्या दिया? अपनी राय दिया। क्यों राय दिया? क्योंकि संविधान हमारा कहता है कि आपको अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, अपने विचार दूसरे के समक्ष रखने का अधिकार है, अपने विचार सरकार के समक्ष रखने का अधिकार है। संविधान के हिसाब से अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच सेक्शन 66 उसे इस आज़ादी का उल्लंघन करता था। कहने का मतलब कि जब आईटी का सेक्शन 66 लगा हुआ था तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का उल्लंघन करता था। कहने का मतलब कि आईटी एक्ट सेक्शन 66 के तहत हम अपने विचार को अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे। अगर हम अपने विचार को अभिव्यक्त करते तो हम जेल जा सकते थे, और यहाँ पर हमारे अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन हुआ। नतीजा, सुप्रीम कोर्ट को इस एक्ट को हटाना पड़ा। कोई भी कानून हमारे संविधान के ऊपर नहीं है,
अब देखिए क्लास, कानून ने हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी है, और कोई ऐसा कानून बन जाए जिसमें हमें ऐसे कानून का हनन हो जाए, तो ये बताइए वो तो संविधान से ऊपर हो गया। बताइए हमारा संविधान क्या कहता है? साफ साफ हमारा संविधान कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होगा तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और वहां पे लड़ सकता है। लेकिन अगर सेक्शन आईटी सेक्शन 66 की बात करें तो ये उन व्यक्तियों को जेल में डालता था जो अपने विचार विभक्त करते थे, विचार अभिव्यक्त करते थे। इसका मतलब ये जो कानून है ये संविधान से ऊपर हो गया। लेकिन हमारा जब संविधान कहता है कि कोई भी कानून संविधान के ऊपर नहीं है, यानी संविधान एक बड़े स्तर पर हमें हमारी सरकार को चलाता है। आप बोल सकते हो कि जो संविधान है बहुत बड़े लेवल पर हमें भी चलाता है और हमारी सरकार को भी चलाता है। सरकार को कैसे चलाता है? संविधान ने ही शक्ति दी है कि प्रत्येक सरकार अपने देश के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगी। आए क्लास समझ में? इसके बाद देखिए, क्या हमारे अधिकार हैं, कैसे हमारी सरकार चलनी चाहिए, किस पद में किसको नियुक्त किया जाना चाहिए, किस पद की क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सब क्या है हमारे संविधान में उल्लिखित है। जैसे अगर मैं उपराष्ट्रपति की बात करूं तो उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया घोषित ना हो, ठीक है, ये चीज़ है, और लाभ के पद पे ना हो। तो ये योग्यता सुनिश्चित की है। ये योग्यता सुनिश्चित किसने की है? संविधान ने। यानी सर्वोपरि कौन हो गया? संविधान। आया समझ में क्लास? तो ये था हमारा पहले लेक्चर मूल विधि का।